तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश नाम की इस एनिमेटेड मूवी के बारे में। दोस्तों इसकी रेटिंग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी IMDb जो रेटिंग है 5.8 की है तकरीबन 10 में से। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी रेड टमाटोज रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 48% रेड टमाटोज यूजर्स ने इसे पसंद किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट इसकी लेंथ है। तो इसके बारे में आगे मैं आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। विश एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड संगीत फैंटेसी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। इसका निर्देशन क्रिस बक और फॉनवीर सुथोन उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में द्वारा किया गया था, जो जेनिफली और एलिसन मूर की पटकथा पर आधारित दी। जोली, बक, वीरा सुथोन और मूर की कहानी पर आधारित दी और पीटर डेल वेचो और जुआन पाब्लो रेयस लैंकेस्टर जोन्स। कला शैली कंप्यूटर एनिमेशन को डिज्नी के ऐतिहासिक जलरंग एनिमेशन के साथ जोड़ती है। फिल्म में एरियाना डेबोस, क्रिस पाइन, एलना टुडिक, एंजेलिक कैब्राल, विक्ट रगोबर, नताशा रोथवेल, जेनिफर कुमियामा, हावे गुइलेन, इवान पीटर्स, रैमी यूसुफ और जॉन रुडनित्स्की की आवाजें हैं। कहानी आशा डीबोस नाम की 17 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है, जो रोसासा साम्राज्य में अंधेरे को महसूस करने के बाद जरूरत के क्षण में इन सितारों से एक भावुक अपील करती है जो कोई और नहीं करता है। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2022 तक सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जब यह पता चला कि ली डिज्नी एनिमेशन में एक मूल फिल्म लिख रहे थे। सितंबर 2022 में परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें डीबोस और टुडिक की भागीदारी के साथ शीर्षक का खुलासा किया गया। बक और वीर सुथोन, जिन्होंने फ्रोजन 2013 मेनली के साथ क्रमशः सह निर्देशक और कहानी कलाकार के रूप में काम किया था, को उसी महीने निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई। बाद में मूर ने पटकथा लिखने मेनली के साथ जुड़ने के लिए काम पर रखा। यह फिल्म डिज्नी के शताब्दी वर्ष से प्रेरित है, जो अधिकांश डिज्नी फिल्मों में एक प्रमुख विषय को एक साथ जोड़ती है, इच्छाएं पूरी होने की। इसके अतिरिक्त इसे इच्छाधारी तारे की मूल कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। 3 जूलिया माइकल्स और बेंजामिन राइस ने गाने लिखे, जबकि लगातार डिज्नी ऑर्केस्ट्रेटर डेव मेट्जगर ने स्कोर तैयार किया। 4 विश का प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में 8 नवंबर 2023 को हुआ और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 5 कथानक। इस लेखक और कथानक सारांश बहुत लंबा अत्यधिक वितरित हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। नवंबर 2023 टेम्पलेट हटाने में सहायता। कई साल पहले रोजास साम्राज्य की स्थापना राजा मैग्निफिको और उनकी पत्नी रानी अमाया ने भूमध्य सागर मेने के द्वीप पर की थी। जादू और टोने टोटके का अध्ययन करने के बाद मैग्निफिको ने अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हासिल कर ली। जब प्रत्येक निवासी 18 वर्ष का हो जाता है तो एक समारोह आयोजित किया जाता है जहां वे अपनी इच्छा मैग्निफिको को सौंपते हैं, जो उन्हें अपनी वेधशाला में सीला करके रखता है। महीने में एक बार मैग्निफिको शहर के निवासियों की इच्छाएं में से एक का चयन करता है जिसे शहर से पहले पूरा किया जाना है। वर्तमान समय में 17 वर्षीय आशा अपने पालतू करी वैलेंटिनो के साथ मैग्निफिको के प्रशिक्षु की भूमिका के लिए साक्षात्कार की तैयारी करती है। यह उनके दादास बिनो का 100वां जन्मदिन है और आशा को उम्मीद है कि मैग्निफिको उनकी स्मृति में उनकी इच्छा पूरी करेगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त दाहलिया, जो अपने 6 दोस्तों साइमन, गैबो, बाजीमा, सफ़ी, डारियो और हेल के साथ कैसल बेकरी चलाती है, आशा को अपनी कमजोरियों के बारे में ईमानदार होने की सलाह देती हैं। साक्षात्कार शुरू में मैग्निफिको और आशा द्वारा रोसास की इच्छाओं की रक्षा करने की साझा इच्छा व्यक्त करने के साथ अच्छा रहा। हालांकि जब आशा ने स्बिनो की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया तो मैग्निफिको ने मना कर दिया। गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। यह पता चला है कि मैग्निफिको नागरिकों की इच्छाओं की यादें मिटा देता है जब वे बनाई जाती हैं और कभी भी उनके मालिकों को अधूरी इच्छाएं नहीं लौटाती हैं। ऐसा करने पर
आबादी विनम्र और कांक्षाओं से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मैग्निफिको पर निर्भर हो जाती है। उस शाम इच्छा पूर्ति समारोह में मैग्निफिको स्पिनो की इच्छा को पूरा नहीं करने का मुद्दा उठाता है और आशा को अपने प्रशिक्षु के रूप में बर्खास्त कर देता है। आशा अपने परिवार को मैग्निफिको के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन वे उस पर विश्वासहीन करते हैं। निराशा और विकल्पों के अभाव में आशा स्वर्ग की ओर कामना करती है और काश से प्रकाश की एक गेंद गिरती है जो उस तारे की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है जिसे वह चाहती थी। उसके बाएं में जाने अनजाने मैग्निफिको स्टार के आगमन को देखता है और इसे रोसास के लिए खतरे के रूप में व्याख्या करता है। अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध मैग्निफिको स्टार की शक्ति का मुकाबला करने के तरीके के लिए प्राचीन मंत्र पुस्तकों के अपने संग्रह की खोज करता है। इस बीच स्टार का जादू जंगल को जीवंत कर देता है, जानवरों और पौधों के साथ साथ वैलेंटिनो को भी आवाज देता है। वे आशा को समझाते हैं कि भी जीवित चीजें स्टारडस्ट से आती हैं। आशा, वैलेंटिनो और स्टारडाहलिया की मदद से मैग्निफिको के अध्ययन में सेंधल गाते हुए सबीनो की इच्छा को पूरा करने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। मैग्निफिको स्टार से संबंधित जानकारी पर नाम रखता है। एक सार्वजनिक उपस्थिति में रोसास के निवासियों ने पहली बार उसके शासन पर सवाल उठाना शुरू किया। उत्तेजित होकर मैग्निफिको रोसास पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। आशा ने स्पिनो की इच्छा लौटा दी और वह अपनी यादें वापस पाकर बहुत खुश है। हालांकि मैग्निफिको परिवार के घर में घुस जाता है। उसे एकमल द्वारा सूचित किया जाता है कि स्टार के आगमन के लिए आशा जिम्मेदार थी। वह सजा के तौर पर उसकी मां स्कीना की इच्छा को कुचल देता है, जिससे स्कीना दुख से उबर जाती है। स्टार उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्निफिको उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कसम खाता है। आशा और उसका परिवार स्टार के साथ भाग गया। सबीनो और स्कीना को सुरक्षा के लिए एक पड़ोसी द्वीप पर भेज दिया जाता है, जबकि आशा ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए शहर लौटाती है। मैग्निफिको ने खुलासा किया कि साइमन ही वह है जिसने आशा को नकाब किया और उसकी शूरवीर बनने की इच्छा पूरी की और उसे अपना मोहरा बना लिया। मैग्निफिको अधिक इच्छाओं को कुचलकर एक सर्वशक्तिमान स्टाफ बनाता है। आशा अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और जब वे मैग्निफिको के अध्ययन स्थल पर मार्च करते हैं तो रानी माया भी उनके साथ शामिल हो जाती है। अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका मैग्निफिको महल के टावर पर चढ़ जाता है और रोसास की हर इच्छा की शक्ति को सोख लेता है। जबकि पशु साथी साइमन से युद्ध करते हैं, आशा मैग्निफिक से युद्ध करती है। गोस्टार को अपने कर्मचारियों में फंसा लेता है और सितारों को काला कर देता है। यह याद करते हुए कि भी मनुष्य स्टारडस्ट से आते हैं, आशा रोसास के नागरिकों से एक इच्छा करने का अनुरोध करती है। वे ऐसा करते हैं और उनकी इच्छा की ताकत मैग्निफिको पर हावी हो जाती है और उसे अपने कर्मचारियों में सील कर देती हैं। स्टार रिहा हो गया है और रोसास के लोग अब अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अमाया ने बाद में राज्य का नियंत्रण ग्रहण कर लिया। एक दर्पण में फंसकर मैग्निफिको को महल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। इसके बाद स्टार आशा को एक अलबादा और जादू की छड़ी देता है। आशा ने स्टार के काम को जारी रखने और इच्छाओं को उचित रूप से पूरा करने की कसम खाई। आवाज डाली। बाएं से दायां। शीर्ष पंक्ति एरियाना डेबोस, क्रिस्पाइन, एल्ना टुडिक, एंजेलिक कैब्र और विक्टर गाबर क्रमशः आशा, किंग मैग्निफिको, वैलेंटिनो, क्वीन अमाया और सबीनो की भूमिकाएं निभाते हैं। निचली पंक्ति नताशा रोथवेल, इवान पीटर्स, हावे गुइलेन, रेमी यूसुफ और जॉन रुडनिट्स्की क्रमशः स्कीना, साइमन, गैबो, सफी और डारियो की भूमिकाएं निभाते हैं। आशा के रूप में एरियाना डेबोस, एक 17 वर्षीय लड़की जो आने वाले अंधेरे को महसूस करने के बाद रोसास को बचाने में मदद करने के लिए एक सितारे की कामना करती है। 6-7 निर्देशक क्रिस बक का कहना है कि आशा ऊर्जावान है, अपने समुदाय की एक उत्साही सदस्य जो गर्व से इस अविश्वसनीय जगह को दिखाती है जहां वह बड़ी हुई है। 8. किंग मैग्निफिको के रूप में क्रिस्पाइन, रोसास का राजा जो लोगों की इच्छाओं का एकमात्र रक्षक है। लेखक एलिस नमूर कहते हैं कि उनकी प्रेरणाएं सम्मानजनक नहीं हैं। मैग्निफिको को लगता है कि इच्छाएं सिर्फ विचार हैं, लेकिन वे आपके दिल का एक हिस्सा हैं, आपके दिल का सबसे अच्छा हिस्सा। फिर अभी वो है इच्छा बुलबुले के अंदर रखता है सैकड़ों वे, और उनमें से अधिकांश हमेशा वह अहंगे क्योंकि इसी तरह से वह राज्य को नियंत्रित करता है, झूठी आशा देकर। 8-9 वैलेंटिनो के रूप में एल्ना टुडिक,
एक बकरी जिसकी संवाद करने की इच्छा पूरी होती है। बॉस स्टार का जादू उसे बात करने की क्षमता प्रदान करता है। 6. रानी अमाया, राजा मैग्निफिको की पत्नी और रोसास की रानी के रूप में एंजेलिक कैब्र। 10. सबीनो के रूप में विक्टर गाबर, आशा के 100 वर्षीय दादा जो अपनी इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8. 1112 आशा की मानसकिंग के रूप में नताशा रोथवेल। 11. डेहलिया के रूप में जेनिफर कुमियामा, आशा की विकलांग सबसे अच्छी दोस्त जो शाही बेकर और समूह की अनौपचारिक नेता है। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के डॉक्टर से प्रेरित थी। 12118 गैबो के रूप में हवे गुइलेन, एक लड़का जो सन की है लेकिन उसका दिल सोने का है। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के ग्रुपी से प्रेरित थे। 811 हेल के रूप में निको वर्गास, एक खुशहाल लड़की। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के हैप्पी से प्रेरित थी। 11 साइमन के रूप में इवान पीटर्स, बड़े दिल वाला एक मजबूत लड़का। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के स्लीपी से प्रेरित थे। 81112 सफ़ी के रूप में रेम यूसुफ, एक लड़का जो एलर्जी से पीड़ित है। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के स्नीजी से प्रेरित थे। 11-8 डेरियो के रूप में जॉन रुडनित्स्की, आशा का गुलाबी गाल वाला और आकर्षक कान वाला दोस्त। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के डोपे से प्रेरित थे। 11-8 बजीमा के रूप में डलासबा, एक शर्मीली लड़की। वह स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के बेशफुल से प्रेरित थी। 11 अतिरिक्त आवाज कलाकारों में माउंटेन क्लाइंबर के रूप में केओनियंग, टॉलमैन टूरिस्ट ऑगार्ड -1, बन्नी और बेबी मशरूम के रूप में लुकास सिलर, माउस और माउंटेन क्लाइंबर वाइफ के रूप में हॉलैंड वॉटकिंस, स्टैग के रूप में वुडी बक, गार्ड -2 और सिटीजन -5 शामिल हैं। शिप कैप्टन ऑफ एंड टूरिस्ट के रूप में नेफे, माउंटेन क्लाइंबर के पत्नी और टूरिस्ट के मां के रूप में निकोल निवास, फ्लाइंग वुमन के रूप में हीथर मात्रजो, सानिया के रूप में नसीम पेड्रॉड और टूरिस्ट बॉय के रूप में अब्रामसिला। 13 गायक टेलीविजन प्रस्तुता रोशेल ह्यूम्स ने फिल्म की उके संस्करण में रोशेल नाम के एक ग्रामीण की भूमिका निभाई है जो एक जहाज का कप्तान बनना चाहता है। 14 यवटा निकोल ब्राउन और जेम्स मोनरो इग्लेहार्ट ने IMA स्टार के दौरान गायन में कैमेओ किया है और उन्हें गायक के प्रमुख गायकों के रूप में श्रेय दिया जाता है। 15-13 उत्पादन विकास सह निर्देशक क्रिस बक बाएं और सह लेखक जेनिफर ली दाएं। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ लेकिन 21 जनवरी 2022 तक इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया जब बताया गया कि जेनिफर ली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में एक मूल फिल्म लिख रही थीं। 16-17 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान डिज्नी एनिमेशन ने फिल्म के शीर्षक की घोषणा की, साथ ही कहा कि निर्देशन टीम में क्रिस बक और फॉनवीर सुथोर्न और निर्माता के रूप में पीटर डिलवेच और जोआन पाब्लो रेस शामिल होंगे। यह भी घोषणा की गई कि क्ला शैली डिज्नी के पारंपरिक जलरंग एनिमेशन और कंप्यूटर एनिमेशन के रूप को संयोजित करेगी, जिसका उपयोग कंपनी अपने आधुनिक काल में करती है। संगीतकार डेव मेट्जगर ने स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937 और स्लीपिंग ब्यूटी 1959 को पात्रों के डिजाइन और सेटिंग के लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत के रूप में उद्धृत किया। साथ ही द की फिल्म को फिल्म प्रस्तुत करने के निर्णय का स्रोत बताया गया 2.55:1 पहलू अनुपात में। 6-18 वीर सुनथॉर्न ने खोके वह इस फीचर के साथ वॉल्ट डिज्नी को सम्मानित करने को लेकर उत्साहित हैं। हमारी कला और प्रौद्योगिकी टीम यह पता लगाने के लिए एक साथ आएगी कि 20 वेडनेसडे के उस चित्रण रूप को कैसे जोड़ा जाए जिसने वॉल्ट डिज्नी को CG तकनीक के साथ प्रेरित किया था। अब हमारे पास है 19 फिल्म का एनिमेशन मूल रूप से पूरी तरह से पारंपरिक होने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे कंप्यूटर एनिमेशन के साथ मिश्रित करने का निर्णय लिया गया जबकि लिए 2D में कैमरा मूवमेंट और चरित्र चित्रण के मामले में बहुत अधिक सीमाएं थीं। 20 ढलाई 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो के दौरान एरियाना डेबोस और एलना टुडिक को क्रमशः शाओ वेलेंटिनो की प्रमुख भूमिकाओं में लेने की घोषणा की गई थी। 6-26 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में घोषणा की गई कि क्रिस पाइन किंग मैग्निफिको को आवाज देंगे। 9 लीने पाइन के बाएं मेघा राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में
किंग मैग्निफिको को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जाने की आवश्यकता थी जो इस उदार चरित्र को भी आकर्षण, चतुराई और करिश्मा देश के और अक्रिस खूबसूरती से वह सबला रहा है। और फिर कुछ 18 सितंबर 2023 को एंजेलिक कैबला को राजा मैग्निफिको की पत्नी रानी अमाया किया वास के रूप में घोषित किया गया था। 10 पूरा ट्रेलर की रिलीज के साथ बाकी कलाकारों की घोषणा की गई। 11 संगीत विश मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम विभिन्न कलाकारों जारी किया 17 नवंबर 2023 रिकॉर्डेड 2023 शैली जल्दी से आना संगीत थिएटर लेबल वॉल्ट डिज्नी निर्माता जूलिया माइकल्स बेंजामिन राइस वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो कालक्रम अजीब दुनिया 2022 इच्छा 2023 गीतकार जूलिया माइकल्स बाएं और जेपी सक्से दाएं। सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में जूलिया माइकल्स को विश के लिए मूल गीतों के बोल और आंशिक संगीत लिखने की घोषणा की गई थी। 21 अप्रैल 2023 तक डेव मेट्जगर को फिल्म के स्कोर की रचना करने की पुष्टि की गई थी, जबकि बेंजामिन राइस योगदान देकर गीत लिखने के लिए माइकल्स के साथ शामिल हो गए थे। अतिरिक्त संगीत 22 अप्रैल में सिनेमाकॉन में डिज्नी ने आशा की दिसविश गाना गाते हुए एक क्लिप दिखाई, जिसे डेडलाइन हॉलीवुड के पत्रकारों ने एक बहुत सुंदर शक्तिशाली गान के रूप में अवर्णित किया। 18 अक्टूबर 2023 को यह पता चला कि माइकल्स के पूर्व प्रेमी जेपी सक्से भी दिसविश गीत के लिए अतिरिक्त संगीत बनाने के लिए गीत लेखन टीम में शामिल हो गए थे। 24 फिल्म के अंडरस्कोर और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए मेट्स गनेस को मैन रंगलाने और उस साम्राज्य को उस गाने के लिए जातीय तालवाद्य जैसे कैस्टनेट और फिंगर झांझ के साथ साथ गिटार जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के उपकरणों को शामिल किया। फिल्म में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का सिग्नेचर गाना वेन्यू विश ओपन स्टार भी दिखाया गया है, जिसे पहली बार पिनोचियो 1940 में पेश किया गया था। गाने को अंडरस्कोर में शामिल करने के लिए मेट्जगर ने ग्रिसबक के अनुरोध पगने के पहले 5 नोट्स का उपयोग किया और कहा कि फिल्म निर्माता कुछ हल्क चाहते थे। मैंने एक अलौकिक बनावट के साथ बजाया, इसलिए हम वॉल्ट डिज्नी कचस की 100वीं वर्षगांठ के लोगों से आगे बढ़ते हैं और रोसास और विश की भूमि में संक्रमण 16 अक्टूबर 2023 डिज्नी स्टूडियो की आधिकारिक 100वीं वर्षगांठ पर गुड मॉर्निंग अमेरिका पर यह घोषणा की गई थी कि साउंड ट्रैक के गाने 18 अक्टूबर 2023 से हर बुधवार को दिसविश के साथ रिलीज होंगे। साउंड ट्रैक 17 नवंबर 2023 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 26 विश मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 27 नहीं शीर्षक लेखकों के कलाकार लंबाई 1 रोजा में आपका स्वागत है जूलिया माइकल्स बेंजामिन राइस एरियाना डेबोस इच्छा कास्ट 2 28 2 हर कीमत पर माइकल्स चावल डेबोस क्रिस पाइन 3 18 3 यह इच्छा माइकल्स चावल जेपी सक्से डेबोस 3 25 4 मैं एक सितारा हूँ माइकल्स चावल इच्छा कास्ट 2 54 5 यह वह धन्यवाद है जो मुझे मिलता है माइकल्स चावल देवदार 3 14 6 अब मैं जो जानता हूँ वह जान रहा हूँ माइकल्स चावल डेबोस एंजेलिक कैब्र निको वर्गास हावे गुइलेन जेनिफर कुमियामा जॉन रुडनित्स्की डेलासबा रैम यूसुफ इच्छा कास्ट 3 20 7 यह इच्छा आश्चर्य माइकल्स चावल सक्से डेबोस कुमियामा कैब्र नताशा रोथवेल विक्टर गाबा गुइलेन रुडनित्स्की साबा वर्गास यूसुफ इच्छा कास्ट 2 45 8 एक इच्छा जो बनाने लायक माइकल्स चावल माइकल्स 2 53 9 यह इच्छा वाद्य माइकल्स चावल सक्से माइकल्स चावल 3 25
10. मैं एक सितारा हूँ, वाद्य माइकल्स। चावल माइकल्स। चावल 2 54. 11. यह वह धन्यवाद है जो मुझे मिलता है, वाद्य माइकल्स। चावल माइकल्स। चावल 3 14. 12. बनाने लायक एक इच्छा, वाद्य माइकल्स। चावल माइकल्स। चावल 2 53. कुल लंबाई 36 00. मुक्त करना। विश का विश्व प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में 8 नवंबर 2023 को हुआ। 2023 SAG-AFTRA हड़ताल की समाप्ति के कुछ ही घंटों बाद अगले दिन 12:01 बजे क्रिस बक फॉन्ग के साथ घोषणा की गई। वीर सुनथॉन, जेनिफर ली और डिज्नी के CEO बॉब इगर उपस्थित थे और आशा, मिकी माउस और मिन्नी माउस कलाकारों के स्थान पर नीलेकालीन पर चल रहे थे, जबकि थिएटर के ऊपर एक लाइव ड्रोन शो दिखाया गया था। 282930 ये 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 31 यूनाइटेड किंगडम का प्रीमियर 20 नवंबर 2023 को ओडियन लक्स लीसेस्टर स्क्वायर में होगा। 32 पर 16 फरवरी 2023 को कंपनी की स्ट्रेंज वर्ल्ड और पिक्सर के लाइटियर दोनों 2022 की व्यावसायिक विफलताओं के बाद डिज्नी ने कथित तौर पर परिवारों को सिनेमाघरों में वापस लाने की उम्मीद में विश और पिक्सर के एलिमेंटल दोनों के लिए नाटकीय खिड़कियां बढ़ाने पर विचार किया। 33-34 15 जून 2023 को NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में विश के 20 मिनट के फुटेज दिखाए गए। 16 फिल्म के लिए एक्सेस स्क्रीनिंग 18 नवंबर 2023 को हुई, जो मिकी माउस और मिनी माउस के 95वें व्यंजन दिन के अवसर पर थी, जिसके लिए इसकी स्मृति में एक विशेष ब्रांड स्पॉटिंग स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ था। 35-36 जुलाई 2023 में यह बताया गया कि डिज्नी 2023 हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण विश सहित अपनी 2023 की कुछ रिलीज को स्थगित करने पर विचार कर रहा था। 37 तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 8 नवंबर 2023 को इसे EL कैप्शन थिएटर में इसे रिलीज़ किया गया था और इसी के बाद इसे 22 नवंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ कर दिया गया था। और इसकी जो बजट है, तकरीबन बजट के बारे में बात की जाए तो 175 से तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स का इसका भारी भरकम बजट था और इसने जो कलेक्शन किया है 223.5 मिलियन का कलेक्शन किया है। यानी टोटल मिलाकर ये एक तरह से रिकवरी कर चुकी है अपने जितना भी इसका बजट था। तकरीबन 30 मिलियन डॉलर्स का इसमें फ़ायदा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इसके OTT राइट भी सेल किए जाएंगे। तकरीबन 50 मिलियन टोटल इसका कलेक्शन होने वाला है। जो मेकर्स हैं उन्हें 50 मिलियन डॉलर्स का एक तरह से मुनाफा होगा। बाकी इसके बारे में आगे मैं आपको और जानकारी देता हूँ। क्रिस्टोफर जैमसबर्ग, जन्म 24 फरवरी 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और एनिमेटर हैं। उन्हें टार्ज़न 1999, सर्फ अप 2007, जिसे 2007 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, फ्रोजन 2013, जिसने 2014 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर जीता, के सह निर्देशन के लिए जाना जाता है। इसका सीक्वल फ्रोजन 2 2019 और विश 2023। उन्होंने पोकाहोंट्स 1995 और होमोनद रेंज 2004 में एक पर्यवेक्षक एनिमेटर और कहानी कलाकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, एनी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार जीता है और उन्हें 2 अकादमी, 2 बाफ्टा और 5 एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 1. जीवन और कैरियर संपादित करें। विचिटा, कैंसस के मूल निवासी, बका बचपन में सिनेमाघर में देखी गई पहली फिल्म पिनोचियो 1940 से एनिमेशन का पता लगाने की प्रेरणा मिली। 2. उनका परिवार अंततः प्लेसेंटिया, कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने एल्डोरेडो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3. बक ने कैलाट्स में 2 साल तक चरित्र एनिमेशन का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1988 से 1993 तक पढ़ाया भी। कैलाट्स में बक जॉन लासेटर 2 और माइकल जियामो दोनों के दोस्त बन गए। उन्होंने 1978 में डिज्नी के साथ एक एनिमेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उद्धरण वांछित। टार्ज़न पर सह निदेशक के रूप में अपने काम के अलावा डिज्नी मेंबर के अन्य क्रेडिट में 1995 की एनिमेटेड फीचर पोकाहोंटास भी शामिल है,
जहां उन्होंने 3 केंद्रीय पात्रों पसी, ग्रैंडम दरविलो और विगिन्स के एनिमेशन का निरीक्षण किया। बक ने 1989 की एनिमेटेड फीचर द लिटिल मरमेड के लिए पात्रों को डिजाइन करने में भी मदद की। द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर 1990 और हू फ्रेम्ड रोजर रैबिट 1988 के लिए प्रयोगात्मक एनिमेशन का प्रदर्शन किया और द फॉक्स एंड द हाउंड 1981 और द ब्लैक पर एक एनिमेटर थे। कार्लड्रॉन 1985। 4 बक ने हाइपरियन पिक्चर्स मैन की फिल्में विकसित करने में मदद की और फीचर बेबे किड्स पर एक निर्देशन एनिमेटर के रूप में काम किया। उन्होंने टिम बर्टन के लाइव एक्शन फीचर फ्रैंकेनवीनी 1984 की स्टोरी बोर्डिंग की और स्टीवन स्पीलबर्ग की अमेजिंग स्टोरीज के ब्रेड बर्ड निर्देशित फैमिली डॉग एपिसोड में निर्देशक एनिमेटर के रूप में और बाद की प्राइम टाइम एनिमेटेड श्रृंखला के निर्देशक के रूप में बर्टन के साथ फिर से काम किया। बक के श्रेय में फिल्म फेयर, कटसेंट फ्रेंड्स और एड कसूप जैसी लॉस एंजल्स स्थित उत्पादन संस्थाओं के लिए कई एनिमेटेड विज्ञापन की ब्रलविस सहित शामिल हैं। बक ने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में सर्फ अप का सह निर्देशन किया, जो जून 2007 में रिलीज हुई थी। 5 फ्रोजन के सह निर्देशक जेनिफर ली और निर्माता पीटर डिलवेचो के साथ बक 2008 में बक के पुराने मित्र लेसेटर, जो तब डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी थे, ने उन्हें सोनी से डिज्नी में वापस के लिए राजी किया। 11 सितंबर 2008 के आसपास बक ने लेसेटर को 3 विचार दिए, जिनमें से एक द स्नो क्वीन का एक परीक्षा संगीतमय संस्करण था। लेसेटर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बक को विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया। 11 2010 के दौरान इसे रोक दिए जाने के बाद 7 दिसंबर 2011 में फ्रोजन शीर्षक के तहत फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसकी रिलीज की तारीख 27 नवंबर 2013 थी। 8 बदले में बक ने मनाली आजयामा फिल्म के कला निर्देशक के रूप में काम करने के लिए डिज्नी में वापस आएंगे। 6:33 जिसके लिए जयामो ने एनिमेटेड फीचर प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए एनी पुरस्कार जीता। सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि कॉर्ली फ्रोजन पात्रों पर आधारित फ्रोजन फीवर नाम के एक लघु फिल्म का सह निर्देशन करेंगे। इसे सिंड्रेला के साथ मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि कॉर्ली फ्रोजन की अलीकड़ी फ्रोजन 2 का सह निर्देशन करेंगे। 10 नवंबर 2019 में रिलीज किया गया था। सितंबर 2022 तक बक विश का निर्देशन कर रहे हैं, जो नवंबर 2023 में रिलीज होने वाली है। 11 व्यक्तिगत जीवन संपादित करें। बक का विवाह शैली 12 राय हिंटनबर्ग से हुआ है, जो ध्वनि संपादनमय में और ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। उनके 3 बेटे हैं, राइडर, वुडी और रीड। 13 उनके सबसे बड़े बेटे राइडर की 23 साल की उम्र में 27 अक्टूबर 2013 को एक कार में मृत्यु हो गई, जब फ्रोजन रिलीज होने से ठीक 1 महीने पहले ग्लैंडेल फ्रीवे पर उसकी कार खराब हो गई थी, जिसके बाद अब 2 कारों से टकरा गया था। 12 राइडर एक गायक और गीतकार थे, जो अपने बैंड राइडर गन द ब्रेक्स में प्रस्तुति दे रहे थे और स्टेज 4 टेस्टिकुलर कैंसर से 1 साल की लंबी लड़ाई से उब रहे थे। 2 मार्च 2014 को 86 वेन अकादमी पुरस्कारों में फ्रोजन के सह निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने पर बक ने पुरस्कार अपने बेटे राइडर को समर्पित किया। 12 यह त्रासदी फ्रोजन 2 के गीत द नेक्स्ट राइट थिंग के साथ साथ राइडर नाम का पात्र के लिए भी प्रेरणा थी। 14 रीड ने अपने पिता द्वारा निर्देशित सर्फ के एक छोटे पेंगुइन अर्नोल्ड को अपनी आवाज दी। प्रशंसक फोन वीरसुथोन 1-2 थाई प्रशांत सुख विरासुंत्र फन एक कथाई फिल्म निर्देशक और एनिमेटर हैं। उन्होंने डिज्नी एनिमेशन फिल्मों फ्रोजन 2013, मोआना और जूटोपिया दोनों 2016 में एक स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया। राया और लास्ट ड्रैगन 2021 में कहानी के प्रमुख रूप में काम किया और 2023 की फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। विश, जिसे उन्होंने क्रिस बक के साथ निर्देशित किया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा संपादित करें। वीरसुथोन का जन्म थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में हुआ था। एक बच्चे के रूप में वह फिल्म डम्बो से प्रेरित थी, खासकर मैरी ब्लेयर द्वारा डिजाइन किए गए के दृश्य से।
एक बाद में उन्होंने बैंकॉक के ट्राइमोडोम शिक्षा स्कूल में पढ़ाई की। 3 महिदौल विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करते समय उन्होंने पाइथन रतन सिरी ट्रावुट को भेजने के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार किया, जो एक अन्य ट्राइमोडोम शिक्षा स्नातक और एनिमेटर थे, जो उस समय वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन फ्लोरिडा में काम कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें महिदौल छोड़ने और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की सलाह दी थी। छात्र वीजा पको लंबस कॉलेज ऑफ एंड डिजाइन में ललित कला का अध्ययन करने के लिए 4-5 करियर संपादित करें। 2004 में स्नातक होने के बाद 6 वीरसुनथॉर्न ने 6 वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन, निकेलोडियन एनिमेशन स्टूडियो और इल्यूमिनेशन जैसे स्टूडियो में काम किया। बाद में उन्होंने द लोरेक्स 2012 और डेस्पिकेबल मी 2 फिल्मों में एक कहानी कलाकार का रूप में काम किया। 2011 में वीरसुनथॉर्न ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में कहानी विभाग पर काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत फिल्म फ्रोजन 2013 से हुई, जिसने 2013 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। एक बाद में उन्होंने एक कहानी के रूप में काम किया। मोआना 2016, ज़ूटोपिया 2016 और रॉल्फ ब्रिक्स इंटरनेट 2018 सहित अन्य डिज्नी फिल्मों के कलाकार। वीरसुनथॉर्न को बाद में डिज्नी के एनिमेशन विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। एक और 2021 में राय और लास्ट ड्रैगन पर कहानी के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान डिज्नी एनिमेशन ने विश के रूप में अपनी अगली फिल्म की घोषणा की, जिसमें क्रिस बक और वीरसुनथॉर्न निर्देशक के रूप में जुड़े हुए थे। 7 वीरसुनथॉर्न को थाईलैंड सरकार द्वारा डिज्नी एनिमेटेड फिल्म का निर्देशन करने वाले पहले थाई कलाकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 8 व्यक्तिगत जीवन संपादित करें। वीरसुनथॉर्न वर्तमान में अपने पति, बेटी और 2 बिल्लियों के साथ कैलिफोर्निया के बरबैंक में रहती हैं। जेनिफर मिशेली नी रेबेची 22 अक्टूबर 1971 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की मुख्य रचनात्मक अधिकारी हैं। वह फ्रोजन 2013 और इसके सीक्वल फ्रोजन 2 2019 की लेखिका और निर्देशक उनमें से एक के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें से पहली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार दिलाया था। ली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फीचर फिल्म की पहली महिला निर्देशक हैं। 2 और एक फीचर फिल्म के पहले महिला निर्देशक हैं, जिसने स्कल बॉक्स ऑफिस राजस्व में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 3 उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और एक एनी पुरस्कार जीता है, और उन्हें एक और बाफ्टा पुरस्कार और 2 और एनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 4 प्रारंभिक जीवन संपादित करें। जेनिफर मिशेली का जन्म 22 अक्टूबर 1971 को हुआ था। 2-5 लिंडा ली और सेवेरियो रेबेची के घर, जो उस समय बैरिंगटन, रोड आइलैंड में रह रहे थे। 6 अपने तलाक के बाद ली और उनकी बड़ी बहन एमी, जो बाद में एक अंग्रेजी शिक्षिका बन गई, अपनी मां के साथ ईस्ट प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में रहती थीं। 5-6 ली और उनकी बड़ी बहन दोनों ने ईस्ट प्रोविडेंस हाई स्कूल और न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 ली ने 1992 में अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की। 7-8 और न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां उन्होंने प्रकाशन में एक ग्राफिक कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने रे डम हाउस के लिए ऑडियो बुक डिजाइन की। 5-6 एक वयस्क के रूप में उन्होंने पेशेवर क्षमता में अपनी मांग के पहले नामले का उपयोग करना शुरू कर दिया। 6 और जनवरी 1995 में कानूनी तौर पर अपना अंतिम नाम रेबेची से बदलकर ली कर लिया। 1 करियर संपादित करें। ली ने 2005 में फिल्म में MFA के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ के फिल्म कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 कोलंबिया में रहते हुए उन्होंने पटकथा लेखन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार जीते और अपनी बेटी को जन्म दिया। 5-9 द राउंडअप के लिए उनकी स्क्रिप्ट 2009 में निकोल फेलोशिप इन स्क्रीन राइटिंग प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनलिस्ट थी और बाद में इसे एपियन वेब प्रोडक्शंस द्वारा चुना गया था। 9 मार्च 2011 में कोलंबिया के एक पूर्व सहपाठी फिल जॉन्स्टन ने को फोन करके उसे व्रे के ट्राल्फ लिखने में मदद करने के लिए बरबैंक में डिज्नी एनिमेशन में शामिल होने के लिए कहा। 5 जो 8 सप्ताह का अस्थायी लेखन कार्यक्रम माना जाता था, वह अंततः एक लंबी प्रतिबद्धता में बदल गया। 5 सबसे पहले
उसे राल्फ के खत्म होने तक वहीं रुकने के लिए कहा गया। 5 इसके बाद वह फ्रोजन मैन शामिल हो गईं, शुरुआत में पटकथा लेखक के रूप में और बाद में क्रिस बक के साथ निर्देशक के रूप में। 5 जब ली को बोर्डमैन लाया गया तो उन्होंने फिल्म को एक्शन एडवेंचर से अधिक संगीतमय, अधिक कॉमेडी के साथ बनाने में मदद की। 10 उन्होंने पटकथा लेखन में गीतकारों रॉबर्ट लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज के साथ मिलकर काम किया। 10 फ्रोजन ने उन्हें अपने बचपन और अपने बेटी अगाथा जई जंगली और अद्भुत लड़कियों का जश्न मनाने का अवसर दिया। 10 यह घरेलू कमाई के मामले में एक महिला निर्देशक के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी थी, जब तक कि वार्नर ब्रदर्स की वंडर वुमन इससे आगे नहीं निकल गई। 17 मई 2014 को ली ने अपने अमामेटर न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय में 2014 की कक्षा में प्रारंभिक भाषण दिया। 1-2-1-3-1-4 उसने खुलासा किया कि बड़े होने के दौरान वह आत्मसंदेह से जूझ रही थी। 15-2-0-0 और फिर कॉलेज के जूनियर वर्ष के अप्रैल में उसके प्रेमी की एक नौका दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कोई संदेह नहीं, केवल दुख। और एक संक्षिप्त क्षण के लिए जानती थी एक दूसरा संदेह करने से बेहतर है। 15-6-18 साल बाद उस स्मृति से उसे अपने शुरुआती संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी कि वह कोलंबिया में आवेदन करने के लिए पर्याप्त थी। 15-7-10 कोलंबिया में जॉनसन ने पहचाना कि वह प्रतिभाशाली है लेकिन असुरक्षित है, और एक दिन उससे वादा करने के लिए कहा कि तुम इसे अपने कैंप से बाहर कर दोगे, बस यह जान लो कि तुम काफी अच्छे हो और आगे बढ़ो। 14 उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अगर मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि आत्मसंदेह सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यह आपको खुले के बजाय रक्षात्मक, सक्रिय के बजाय प्रतिक्रियाशील बनाता है। आत्मा संदेह उपभोग करने वाला अक्रूर है और आज मेरी आशा है कि हम सभी सामूहिक रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो सकते हैं। कृपया जान लें, यहाँ से आप पर्याप्त हैं और मैं यह कहने का साहस करता हूँ, पर्याप्त से भी अधिक। 14 इसके बाद यूएनएच ने उन्हें डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 16 सितंबर 2014 में यह घोषणा की गई थी कि ली और बेक फ्रोजन पात्रों की विशेषता वाली फ्रोजन फीवर नाम के एक लघु फिल्म का सह निर्देशन करेंगे। इस मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 17 ली कई डिज्नी लेखकों और निर्देशकों में से एक थे, जिन्हें 2014 की फिल्म बिग हीरो 6 और 2016 की फिल्म मोआना में क्रिएटिव लीडरशिप के लिए श्रेय मिला, और उन लेखकों में से एक के रूप में स्क्रीन क्रेडिट प्राप्त था जिन्होंने 2016 की फिल्म ज़ूटोपिया के लिए कहानी विकसित की। 18-19-20 अगस्त 2014 में वैरायटी ने बताया कि फ्रोजन के बाली के लिए परियोजना मेडेलिनल एंगल के 1962 के उपन्यास ए रिंकल इन टाइम का रूपांतरण होगी। 21-22 खबर सामने आने के बाद ली ने ट्वीट किया, 30 वर्षों से अधिक समय से इस पुस्तक से प्यार है, इस स्क्रिप्ट को लिखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 23 टेलीविजन फिल्म संस्करण के कार्यकारी निर्माता कैथरीन हैंड और डिज्नी के लिए जिम विटेक ने निर्माण किया। 21 और ली की पटकथा पर आधारित फिल्म का निर्देशन अवॉर्डुवन ने किया। ए रिंकल इन टाइम मार्च 2018 में रिलीज हुई थी। 24-25 12 मार्च 2015 को डिज्नी ने घोषणा की कि ली और बक फ्रोजन की पूर्ण लंबाई वाली अली कड़ी का सह निर्देशन करेंगे। 26 जून 2018 में जॉन लासेटर के डिज्नी से प्रस्थान के बाद ली को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो का मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया था। 27 ली टूली एंटरटेनमेंट के लिए द वे बिटवीन नाम की एक फिल्म लिखने और निर्मित करने के लिए भी तैयार हैं, जिसका निर्देशन कायरा सेडविक करेंगी। 28 सितंबर 2022 तक ली डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म विश के लिए पटकथा लिख रहे हैं, जो नवंबर 2023 में रिलीज होने वाली है। 29 व्यक्तिगत जीवन संपादित करें। ली ने 30 मई 1999 को रोड आइलैंड कंट्री क्लब 31 में रॉबर्ट जोसेफ मॉन 30 से शादी की, बाद में उनका तलाक हो गया। 6 उनकी एक बेटी है, अगाथा लिमोन 32, 2003 में पैदा हुई। 25 जो फ्रोजन में डू यू वांट टू बिल्ड ए स्नोमैन के मध्यम के लिए किशोरावस्था से पहले के अना को आवाज देती हैं। 30 ली और उनकी बेटी अब कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में सैन फर्नांडो वैली में रहते हैं। 5
नवंबर 2019 में ली ने पुष्टि की कि वह अभिनेता अल्फ्रेड मोलिना के साथ रिश्ते में हैं। 33 उनकी शादी अगस्त 2021 में हुई थी। पीटर डेलवेचो, जन्म 6 अप्रैल 1958, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में एक फिल्म निर्माता हैं, जहां वे प्रोडक्शन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। एक उन्हें निर्देशक क्रिस बक और जेनिफर ली के साथ मिलकर फ्रोजन और फ्रोजन 2 के निर्माण के लिए जाना जाता है। पूर्व ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 2. प्रारंभिक जीवन संपादित करें। डेलवेचो बोस्टन, मैसाचुसेट्स के ठीक बाहर साउथ शोर क्षेत्र में क्विंसी शहर में प्ले बढ़े। 3. उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने थिएटर प्रोडक्शन का अध्ययन किया और 21 वर्षों तक थिएटर में काम किया। 4. लगभग 7 वर्षों तक मिनियापोलिस के गुथरी थिएटर में काम करने के बाद उन्हें डिज्नी एनिमेशन द्वारा भर्ती किया गया था। 3. उन्होंने उत्पादन प्रबंधन में शुरुआत की और उत्पादन में परिवर्तन किया। 3. करियर संपादित करें। फ्रोजन और इसके सीक्वल फ्रोजन 2 के अलावा डेलवेचो ने डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग 2009 और विनी द पूह 2011 का निर्माण किया और ट्रेजर प्लैनेट 2002 और चिकन लिटिल 2005 के सहयोगी निर्माता थे। 5. स्प्रिंग 2015 में डेलवेचो ने फ्रोजन फीवर का निर्माण किया, जो फ्रोजन पर आधारित एक लघु फिल्म थी जिसे फिर से कॉर्ली द्वारा सह निर्देशित किया गया था। 6. डेलवेचो ने अगली बार फ्रोजन 2 की अगली कड़ी का निर्माण किया, जो नवंबर 2019 में रिलीज हुए और फिर से कॉर्ली द्वारा सह निर्देशित की गई। 7. डेलवेचो ने बाद में स्नाट शूरा के साथ रायन द लास्ट ड्रैगन का सह निर्माण किया और जुआन पाब्लो रेयस के साथ आगामी विश का सह निर्माण कर रहे हैं, जो 2023 में रिलीज होने वाली है। डेडलाइन हॉलीवुड कैडमन वाइज ने यह कहते हुए मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की कि डिज्नी हमेशा इस तरह की फिल्म बनाता था, लेकिन अब स्टूडियो थोड़ा उलझन में है कि आधुनिक युग में इसे कैसे बनाया जाए, जो ये बता सकता है क्या काफ़ी बढ़ जाता है। ड्रीमवर्क्स के श्रेक से बहुत कुछ एक परीक्षा पुस्तक के उद्घाटन के साथ शुरू होता है और इसका संगीत निर्देशन द ग्रेटेस्ट शोमैन से लिया गया है, जिसका अर्थ है बहुत सारे टब थंपिंग नंबर जो लेस के वायुनुकूलन से एक विषय पर विविधता की तरह लगते हैं। दुखी। उस फिल्म के धमाकेदार दिस इज मी की तरह यहाँ हर गनाए का तिरंजित प्रतिक्रिया की तरह लगता है और गीत की वाचा लता झिझक आरक्षण के साथ तुकबंदी करती है, एनिमेशन की सादगी और उसके स्नो वाइट पैलेट के साथ जार करती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शुक्र है यह अपने स्वागत से प्रेम ही है, लेकिन बाम्बी, मैरी पॉपिंस और पीटर पैन, साथ ही अंतिम क्रेडिट के दौरान हल्के पात्रों की एक पूरी रोल कॉल के बारे में कुछ तात्कालिक चुटकुलों के साथ 100 साल पूरे करना उचित प्रतीत होता है। इस तरह के दुर्जय पुराने कैटलॉग का लाभ उठाने का यह बेहद निराशाजनक तरीका है। 52 द हॉलीवुड रिपोर्टर केलो वियाग्यार्की ने लिखा है कि अपने अधिक सफल क्षणों के दौरान भी विश का जादू असफल हो जाता है। फिल्म अपने उद्देश्य से बोझिल। एरियाना डिबोस RINEDEBOZ, एक जन्म 25 जनवरी 1991, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें टोनी पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2022 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। 2. डिबोस 2009 में सो यू थिंक यू कैन डांस के 6ठे सीजन में का प्रतियोगी थी, जहां वह शीर्ष 20 में नहीं। उन्होंने 2011 में ब्रिंग इट ऑन द म्यूजिकल मैन अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया और मोटाउन में भूमिकाओं के साथ ब्रॉडवे पर अपना काम जारी रखा। द म्यूजिकल 2013 और पिप्पिन 2014। 2015 से 2016 तक वह लिन-मैनुअल मिरांडा के संगीतमय हैमिल्टन में मूल कलाकारों में से एक थी और एब्रोक स्टेल 2016-2017 में जिन के रूप में दिखाई दी। 2018 में उन्हें समा द डोना समा म्यूजिकल में डिस्कोडोना के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2022 और 2023 में टोनी पुरस्कार समारोह की भी मेजबानी की है। डीबो नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म द प्रोम 2020
और एप्पल टीवी जोड़ म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज शमिगाडून में भी दिखाई दिए हैं। 2021 वर्तमान, साथ ही डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश 2023 में आशा की आवाज भी दी। स्टीवन स्पीलबर्ग की संगीतमय फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में ननीता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन संपादित करें। डीबोस का जन्म 25 जनवरी 1991 को विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उनकी मां जीना डेबोस 8वीं कक्षा की शिक्षिका हैं। 3 डेबोस ने रेमन सीसीएन कंपनी डांस कॉम्प्लेक्स में नृत्य का प्रशिक्षण लिया। 4 डीबोस ने कहा है कि उनके पिता प्यूर्टोरिकन हैं और उनकी मां श्वेत हैं। उसके पास अफ्रीकी अमेरिकी और इतालवी वंशावली भी है। 5 करियर संपादित करें। प्रारंभिक कार्य और ब्रॉडवे भूमिकाएं 2009-2016 संपादित करें। डेबोस ने अपना टेलीविजन डेब्यू 2009 में किया, जब उन्होंने टीवी श्रृंखला सो यू थिंक यू कैन डांस में प्रतिस्पर्धा के शीर्ष 20 में जगह बनाई। 6 बाद में वह सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में दिखाई दी और उत्तरी कैरोलिना में नेज की भूमिका निभाई। ब्रिंग इट ऑन के 2011 अलायंस थिएटर प्रोडक्शन में नोटिका की भूमिका में आने से पहले थिएटर ने हेयर स्प्रे का प्रोडक्शन किया। वह कंपनी के न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक प्रोडक्शन के कलाकारों की टुकड़ी में भी दिखाई दी, जिसे टेलीविजन के लिए फिल्माया गया था। 2011 के अंत में ब्रिंग इट ऑन संयुक्त राज्य भर में एक राष्ट्रीय दौरे पर निकला। डीबोस ने 2012 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अपनी भूमिका जारी रखी और डैनियल के चरित्र का अध्ययन किया। 2013 में डेबोस ने ब्रॉडवे पर मोटाउन में डायना रॉस की भूमिका निभाते हुए मैरी विल्सन की भूमिका निभाई। 7 बाद में वह ब्रॉडवे पर पिप्पिन के कलाकारों में शामिल हो गईं। उन्होंने एक महान और एक खिलाड़ी की भूमिका निभाई और अन्य खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने 2014 में एक छोटी अवधि के लिए संभाला। 7 उन्हें निर्देशक की भूमिका निभाते हैं सुना जा सकता है। कोरियोग्राफर ज़ोए टेलर एज द कर्टेन राइजेज में, जो ब्रॉडवे पॉडकास्ट नेटवर्क का एक मूल ब्रॉडवे सोप ओपेरा पॉडकास्ट है। 2015 में डीबोस ने ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन के समूह में शामिल होने के लिए पिपिन को छोड़ दिया। यह शो उस वर्ष के अंत में ब्रॉडवे में चला गया। उन्होंने जुलाई 2016 में हैमिल्टन छोड़ दिया और टीवी श्रृंखला ब्लू ब्लड्स में सोफिया ऑर्टिज़ के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर फिल्म सीसाइड में डेफनी के रूप में भी अभिनय किया। नवंबर 2016 से अगस्त 2017 तक डीबोस ने एब्रोंक्सटाइल में ब्रॉडवे पर जेन की भूमिका निभाई। 8 निर्णायक और प्रशंसा 2017 वर्तमान संपादित करें। 2017 के अंत में डेबोस को सैन डिएगो के लाजोला प्लेहाउस में समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना की भूमिका निभाते हुए अपनी सफल भूमिका मिली। उन्होंने ब्रॉडवे प्रोडक्शन में इस भूमिका को दोहराया, जो अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। 9 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए 2018 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने सैम ज़ालोटस के द्वारा निर्देशित फिल्म सीसाइड में अभिनय किया। डेबोस ने रियान मर्फी द्वारा निर्देशित द प्रोम के फिल्म रूपांतरण में एलिसा ग्रीन की भूमिका निभाई, जहां वह एम्मा नोलन के रूप में जोएलन पलमैन के विपरीत थीं। 11 मार्च 2021 में डीबोस ने जस्टिन गोल्डनर द्वारा निर्मित और बेंजामिन हला द्वारा व्यवस्थित एल्बम आरेंडेज गोस पॉप के लिए रॉजर्स एंड हैमरस्टीन के शैल वी डांस की एक डांस पॉप रिकॉर्डिंग और वीडियो जारी किया। 12/2021 में डेबोस ने पैरोडी म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज शमिगाडून के सीजन 1 में स्कूल छात्रा एमा टेट की भूमिका निभाई। एप्पल टीवी जोड़ पर 13 शमिगाडून के सीजन 2 में 2023 में उन्होंने एमसी की भूमिका निभाई। 14 खुद को भूमिका निभाते हुए देखने और इसके लिए ऑडिशन देने से इनकार करने के बावजूद 15 डेबोस ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित संगीतमय वेस्ट साइड स्टोरी के 2021 फिल्म रूपांतरण में ननीता की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था। 16 डीबोस को अनीता के अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक ध्यान मिला। 17-18 बीबीसी के कैरिन जैम्स ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, एरियाना डीबोस के एक स्त्रीत गतिशील प्रदर्शन में अनीता घूमती हुई ध्यान का केंद्र है। इसकी स्कट और लैटिन पर नृत्य गो फिल्म में जोश भर देता है। 19 रोलिंग
स्टोन के डेविड फेयर ने लिखा, डिबोस यहाँ सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के लिए मजबूत दावेदार हैं, जिनकी ऊर्जा उनके गान, उनके नृत्य, उनकी लाइन रीडिंग, उनकी साइड आइंग में एक महानगरीय ब्लॉक को शक्ति प्रदान कर सकती है। 20 उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी लैटिना और रंगीन महिला बन गईं। 21 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार। 22-23 वेस्ट साइड स्टोरी की सफलता के बाद यह घोषणा की गई कि डिबोस 75 वेंटोनी अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। 24 डेबोस ने मेजबानी के अवसर को एक बकेट लिस्ट मोमेंट कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास था। 25 उन्हें शो के लिए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और उत्कृष्ट विविधता विशेष लाइव के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 26-27 उन्होंने HBO विज्ञान कथा श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड के चौथे सीजन में भी बार उपस्थिति दर्ज कराई। 28 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में प्रदर्शन के बाद डिबोस ट्विटर पर वायरल हो गए, जहां उन्होंने एक मूल फ्रीस्टाइल ने प्रदर्शन में महिला नामांकितों का नाम लेकर जश्न मनाया। वैरायटी द्वारा इसे कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा सांस फूलने के रूप में अवर्णित किए जाने और गीत के बोल अजीब लगने के बावजूद शो के निर्माता निक बुलेन ने प्रदर्शन का बचाव किया और दावा किया कि इसे लाइव दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और आलोचना अविश्वसनीय थी, अनुचित, और उसे यह बिल्कुल पसंद आया। 29-30 रैप एंजेला बेसेड डिड द थिंग जैसी पंक्तियों के साथ वायरल हो गया और पॉप संस्कृति की सनसनी बन गया। 31-3 2 डिबोस ने बादमैन संगीत कार्यक्रम में रैप का प्रदर्शन किया। 33 डिबोस आगामी साइंस फिक्शन थ्रिलर ISS में अभिनय करेंगी। 34-35 वह जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित आगामी सुपरहीरो फिल्म क्रावेड हंटर में भी दिखाई देंगी। 36 वह पर टीवी जोड़ के लिए जासूसी फिल्म अर्गिल में अभिनय करेंगी। 37 डिबोस 2023 की डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश में आशा के किरदार को भी आवाज देंगे। 38 व्यक्तिगत जीवन संपादित करें। डिबोस विचित्र है। 39 और 2015 में अपने दादा दादी के पास आ गई। 40 दिसंबर 2020 में डिबोस और जोएलन पुलमैन ने एनरोली हार्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह पहल युवाओं को LGBTQ जोड़ समुदाय की वकालत करने वाले संगठनों और दान से जुड़ने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। 41 डिबोस कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रोफेसर सुमको के साथ रिश्ते में हैं। यह जोड़ी 2017 में समर द डोना समर म्यूजिकल पर काम करने के दौरान मिली थी। 42 इससे पहले डिबोस थिएटर प्रॉप्स मास्टर जिल जॉनसन के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। इस जोड़ी की मुलाकात बहुयुज दोनों मोटाउन द म्यूजिकल पर काम कर रहे थे। क्रिस्टोफर वाइटलॉपाइन जन्म 26 अगस्त 1980 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें स्टार ट्रेक रीबूट फिल्म श्रृंखला 2009-2016 में जेम्स टी. कक और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों वंडर वुमन 2017 और वंडर वुमन 1984-2020 में स्टीव ट्रेवर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। पाइन पहली बार रोमांटिक कॉमेडीज प्रिंसेस डायरीज 2 2004 और जस्ट माइला 2006 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी भूमिकाओं में इनटू द वुड्स 2014 में सिंड्रेला का राजकुमार भी शामिल है, जैकरयान में जैकरयान, शेडो रिक्रूट 2014, द फाइनेस्ट ऑवर्स 2016 में बनी वेबर और आउटलॉकिंग 2018 में रॉबर्ट द ब्रूस। उन्होंने अनस्टॉपेबल 2010, राइज ऑफ द गार्डियंस 2012, हेल और हाई वाटर 2016, डंगन एंड ड्रैगन्स, ऑनर मैंग थीव्स 2023 और विश 2023 में भी अभिनय किया है। पाइन ने अपने निर्देशन की शुरुआत पुलमैन 2023 से की। प्रारंभिक जीवन संपादित करें। पाइन का जन्म 26 अगस्त 1980 को 1-2 लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3-4 उनके पिता रॉबर्ट पाइन एक अभिनेता हैं जिन्होंने चिप्स पर सर्जेंट जोसेफ गिटरर के रूप में से अभिनय किया, जबकि उनकी मां ग्वेने गिलफोर्ड एक पूर्व अभिनेत्री हैं जो एक मनोचिकित्सक बन गईं। 5 उनकी एक बड़ी बहन कैथरीन है जिसने भी अभिनय किया है। 6 उनकी नानी एनी ग्वेने एक हॉलीवुड अभिनेत्री थीं। उनके नाना मैक्सिम गिलफोर्ड 7 जो एक रूसी यहूदी परिवार से थे,
8 एक वकील थे जो हॉलीवुड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 7 उनके चाचा ग्रेग मैक्स गिलफोर्ड 9 डनहिल रिकॉर्ड्स का पर्व रिकॉर्डिंग कलाकार हैं जो एक कंप्यूटर सलाहकार बने, फिर बाद में यूनाइटेड हेल्थ केयर के लिए रिकवरी मेंटर स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट बने। 9 पाइन ने हाई स्कूल के लिए ओकवुड स्कूल में पढ़ाई की। 10 जिसे उन्होंने घाटी मेनिक यहूदी उदारवादी स्कूल के रूप में अवर्णित किया। 11 फिर 2002 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से अंग्रेजी में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12-13 कॉलेज में रहते हुए पाइन एक वह स्थान ढूंढना चाहता था जहां वह रहता हो और उसे किसी बिरादरी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। 14 यूसी बर्कले थिएटर विभाग के सदस्य के रूप में पाइन ने लावेल केस बट्रेनियन थिएटर में कैरल चर्चिल नाटक में प्रदर्शन किया और जेलर बैक हॉल में ओरेस्टेस और शेक्सपियर का प्रदर्शन किया। 15-16 वह एक वर्ष के लिए यूनाइटेड किंगडम में लीड्स विश्वविद्यालय में एक्सचेंज छात्र थे। 17 बर्कले से स्नातक होने के बाद उन्होंने विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में भाग लिया। 18-19 और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में अध्ययन किया। 7 करियर संपादित करें। 2003-2008 प्रारंभिक भूमिकाएं संपादित करें। पाइन की पहली अभिनय भूमिका यार के 2003 एपिसोड में दी। उसी वर्ष वो द गॉर्जियन और CSI मियामी के एपिसोड में भी दिखाई दिए। 20 2004 में वो जर्मनी क्यों में दिखाई दिए और द प्रिंसेस डायरीज 2 रॉयल एंगेजमेंट में। पाइन ने एनी हैथवे के प्रमुख किरदार निकोल्स डेवरोक्स की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 2005 में पाइन श्रृंखला 6 फीट अंडर के एक एपिसोड में दिखाई दिए। साथ ही कन्फेशन में एक स्वतंत्र फिल्म जो सीधे वीडियो पर रिलीज हुई थी और द बुल्स एक और लघु फिल्म में दिखाई दी। 21 पाइन टेलीविजन फिल्म सरेंडर डोरोथी में दिखाई दिए जो 2006 की शुरुआत में प्रसारित हुई। 22 उन्होंने अमेरिकी फिल्म जस्ट माइलर में जेक हार्डिन की भूमिका निभाई जो एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने लिंडसे लोहान के साथ अभिनय किया। यह फिल्म 12 मई 2006 को रिलीज हुई थी। 23 उस वर्ष बाद में पाइन कॉमेडी ब्लाइंड डेटिंग और एक्शन फिल्म स्मोकीनेसेस में दिखाई दिए। 24 पाइन ने 2006 के एंटमैन सेंटर स्टेज न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति नाटक अदित में अभिनय किया। 25-26-2007 में उन्होंने नील लाब्यूट के नाटक फैटपिग के लॉस एंजल्स प्रोडक्शन में स्कॉट वुल्फ के साथ अभिनय किया। एक अप्रतिस्पर्धी अल्फा पुरुष मित्र के चित्रण के लिए सकारात्मक समीक्षा जीतना। 7 उन्होंने 2008 की फिल्म बॉटल शॉक में वास्तविक जीवन के नापवेली विंटनर बोबैरेट का किरदार निभाया। 27 2009-2016 स्टार ट्रेक और अविश्वव्यापी पहचान संपादित करें। 2009 में पाइन स्टार ट्रेक की स्क्रीनिंग में भाग लेते हुए। 2007 में पाइन ने 2009 की स्टार ट्रेक फिल्म में जैम्स्टी कक की भूमिका स्वीकार करने के लिए वाइट जैज 28-29 के एक फिल्म रूपांतरण में एक भूमिका को ठुकरा दिया जो उसी वर्ष मई में आलोचकों और दर्शकों की प्रशंसा के लिए रिलीज हुई थी। 30 उसी महीने उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव में से कलाकारों ज़ाचरी क्विंटो और लियोनार्डो निमोय के साथ फिल्म का प्रचार करते हुए एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की। 31 की बाकी गमियों के दौरान वो ब्यूविल लिमोन के नाटक फर्रागुट नॉर्थ के लॉस एंजल्स प्रोडक्शन में दिखाई दिए। 32 पाइन 2010 की गमियों के दौरान द लेफ्टिनेंट ऑफ इनिशमो के लॉस एंजल्स प्रोडक्शन में दिखाई दिए। 33 जिसके लिए उन्होंने लॉस एंजल्स ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल का मुख्य उपस्थिति पुरस्कार जीता। 34 2009 के अंत में पाइन ने टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित और मार्क बॉम्बैक द्वारा लिखित एक्शन फिल्म अनस्टॉपेबल का फिल्मांकन शुरू किया जो नवंबर 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने एक युवा ट्रेन कंडक्टर की भूमिका निभाई जिसने एक अनुभवी रेल इंजीनियर डेंजेल वाशिंगटन की मदद की जहरीले तल पदार्थ और घरेलू गैसों को ले जा रहे एक मानवहित आधा मील लंबी भागती हुई मालगाड़ी को पास के शहर को नष्ट करने से रोकें। 35 हॉलीवुड रिपोर्ट ने पाइन को न्यू पुरुष अभिनेताओं में से एक बताया है जो हॉलीवुड को नई लिस्ट के रूप में संभालने के लिए जोर दे रहे हैं याद के ले जा रहे हैं। 36 2011 में पाइन विलियम शेटनर के साथ बैठे वह अभिनेता जिन्होंने 40 साल से भी पहले कैप्टन कक की भूमिका की शुरुआत की थी। फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री द कैप्टन्स के लिए
जिसे शैटनर ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म में शैटनर ने पाइन से उनके करियर के बारे में साक्षात्कार लिया और बताया कि 2009 की फिल्म के लिए एक की भूमिका निभाने के सालगा। उनके साक्षात्कार में एक दृश्य दिखाया गया है जहां जोड़ी हाथ कुश्ती करती है। इस घटना की तस्वीरें वायरल हो गई, जिससे इंटरनेट पर किरकब नाम के एक और न सुर्खियां बनी। 37 2013 में स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस के ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर पाइन ने 2010 के पतन के दौरान वैंकूवर में रीज विदस्पून और टॉम हार्डी के साथ रोमांटिक कॉमेडी दिस मीन्स वॉर फिल्म आई। 38 दिस मीन्स वॉर फरवरी 2012 में रिलीज हुई थी। 39 पाइन ने राइज ऑफ अर्थ गार्डियंस में जैक फ्रॉस्ट के चरित्र को आवाज दी थी। 40 पाइन ने पारिवारिक नाटक पीपल लाइक अस में एलिजाबेथ बैंक्स, ओलिविया वाइल्ड और मिशेल फिफर के साथ सह अभिनय किया, जिसे 2011 की शुरुआत में फिल्माया गया और जून 2012 में रिलीज किया गया। 41 उन्होंने अली कड़ी में कैप्टन कक की भूमिका दोहराई। 2009 की स्टार ट्रेक, जिसका शीर्षक स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस है, 15 मई 2013 को अमेरिका में रिलीज हुई। 42 2009 में पाइन ने टॉम लेंसी के उपन्यासों कैरी बूटमैन विश्लेषक जैकरियान की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 43 उन्होंने जैकरियान शैडो रिक्रूट में अभिनय किया, जो 2014 में रिलीज हुई थी। एलेक बाल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद पाइन या किरदार निभाने वाले चौथे अभिनेता थे। 44 2014 में पाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बारे में एक थ्रिलर द फाइनेस्ट ऑवर्स में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 45 जो जनवरी 2016 में रिलीज हुई थी। 46 उन्होंने नेटफ्लिक्स के वेट हॉट अमेरिकन समर में अतिथि भूमिका निभाई, कैंप का पहला दिन 47 और 2015 में सुपरमैन के लिए अपनी आवाज दी। 48 मई 2015 में पाइन को हेलिया हाई वाटर, मूल रूप से कोमनचेरिया कहा जाता है, में बेन फोस्टर के साथ हॉवर्ड भाइयों से एक की भूमिका निभाने की पुष्टि की गई थी। 49 2016 के कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के बाद फिल्म अगस्त 2016 में रिलीज हुई थी। 50 वैरायटी के क्लेटन डेविस ने फिल्म में पाइन के प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ पाया। उन्होंने लिखा कि पाइन एक अणि व्यक्ति के रूप में अपनी आरक्षित सीमा दिखाता है। 4 पाइन ने स्टार ट्रेक बियॉन्ड में कैप्टन कक की भूमिका दोहराई। फिल्मांकन जून 2015 में कनाडा में शुरू हुआ। 51 और इसे 22 जुलाई 2016 को अमेरिका में रिलीज किया गया। 52 जुलाई 2016 में उन्हें अपने काम के लिए उत्कृष्ट चरित्र वॉयस ओवर प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। श्रृंखला सुपरमैन 53 उसी वर्ष पाइन को गायिका बारबरा स्ट्रीसैंड के एल्बम एंकोर मूवी पार्टनर्स जिंग ब्रॉडवे में दिखाया गया था, जिसमें दोनों ने आई वी बी सीइंग यू और आई हैव ग्रोन अभ्यस्त गीतों के मिश्रण पर युगलगीत गाया था। उसके चेहरे पर 54 2017 वर्तमान वंडर वुमन और निरंतर फिल्म भूमिकाएं संपादित करें। 2015 में पाइन को सुपरहीरो फिल्म वंडर वुमन में गैल गैडोट के विपरीत स्टीव ट्रेवर की भूमिका में लिया गया था। 55 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ जून 2017 में रिलीज किया गया था। 56 इसके अलावा 2017 में उन्होंने सुपरमैन के दूसरे सीजन और फिल्म वेट हॉट अमेरिकन समर 10 Years Later में अपनी भूमिकाएं दोहराईं। 57-58 एंजी ट्रिबेका के तीसरे सीजन में अतिथि अभिनय किया, एक एपिसोड सहित। उनके पिता भी एक अतिथि कलाकार थे। 59 और उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक के ब्रेक थ्रू के सीजन 2 के अंतिम एपिसोड को सुनाया। 60 पाइन 2018 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आउटलॉकिंग के प्रीमियर में भाग ले रहे हैं। 2018 में पाइन ने इसी नाम का उपन्यास पर आधारित फैंटेसी फिल्म एरिंकल इन टाइम मेडो एलेक्जेंडमरी की भूमिका निभाई। 61-62 और आउटलॉकिंग में रॉबर्ट द ब्रूस के रूप में अभिनय किया। 63 बाद वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग 21 अगस्त 2017 को स्कॉटलैंड में शुरू हुई और 9 नवंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 64-65 उसी वर्ष पाइन ने पीटर पार्कर स्पाइडर-मैन के एक संस्करण को आवाज दी। एनिमेटेड फिल्म स्पाइडर-मैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। 66 अगस्त 2018 में यह बताया गया कि अनुबंध वार्ता विफल होने के बाद पाइन स्टार ट्रेक फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म में कैप्टन कक के अपनी भूमिका को दोबारा उन्हें निभाएंगे। 67
दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।